इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको आज हम स्टडी करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो पार्ट जहां पर इंफ्रारेड रीजन की जो लाइट है या रेडिएशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है अवरक्त किरणें। ये जो आईआर है इसे हम क्या बोलते हैं? अवरक्त किरणें। तो इन अवरक्त किरणें जो हैं इनका इस्तेमाल हम करेंगे। और आपको पता है जो हमारा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हमने बताया भी था कि किस तरह से छोटी जो गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, और उनसे छोटी मतलब उससे और बड़ी वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ, एक पूरा स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था। और हमने जो पढ़ा है अब तक वो पढ़ा है ये अल्ट्रावायलेट और ये जो विजिबल है, जो दृश्य क्षेत्र का जो स्पेक्ट्रम है, इन दो को हमने कल पढ़ा था। अब जो हम बात करेंगे जिनकी वेवलेंथ रेड से ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। ठीक है, क्लियर? तो ये इंफ्रारेड रेज किस तरह की होती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो हमारा विजिबल रेंज है, ये विजिबल रेंज 400 नैनोमीटर से और 800 नैनोमीटर इस रेंज में आता है जो हमने पढ़ा विजिबल रेंज। ठीक है ना? ये जो आईआर रीजन हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं जो कि 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेंज की जो रेडिएशंस हैं वो, या फिर अगर हम इसे वेव नंबर की फॉर्म में लिखें 1/लैम्बडा, जिसे आप न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हो, तो आप कह सकते हो कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से और 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की जो रेंज की रेडिएशंस होंगी उनको हम इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि अगर हम अल्ट्रावायलेट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह की होती है, विजिबल रेंज की कुछ और बड़ी होती है, और जब आप आईआर पे चले जाते हो तो उनकी वेवलेंथ और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप देखो कि यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी हो रही है। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो संबंध पढ़ा है E इक्वल्स टू एच न्यू, इसमें न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और इसको फ्रीक्वेंसी को अगर आप लिखो तो फ्रीक्वेंसी होता है C/लैम्बडा। तो 1/लैम्बडा, ये लैम्बडा की वैल्यू कम होती है तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर एनर्जी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी घट जाएगी, और जो वेव नंबर है वो वेव नंबर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेव नंबर को आप न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हो। और यहां पर अगर देखोगे तो वेवलेंथ क्या है? कम। एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। वेव नंबर क्या होगा? ज्यादा। ये सारा संबंध जो है वो हम पिछले जो हमारी क्लासेस हैं उन सब में हम, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़े थे वहां पर हम इन संबंधों को आसानी से जानते हैं। दोबारा से इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग वापस से एक रिकॉल कर लो और यहां पर आपको समझने में आसानी हो। तो देखो, जब वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है? घटती है। तो जब हम अल्ट्रावायलेट विजिबल में देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे? ट्रांजिशन करा रहे थे। एक्साइट होकर के वो इलेक्ट्रॉन इस होमो से
लूमो में ट्रांजिस्ट हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉनों का यहां पर एक्साइटेशन, उत्सर्जन, सॉरी, एक्साइटेशन को क्या बोलते हैं, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में वो जा रहे थे। लेकिन जब वेवलेंथ कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी, ये जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है, इतनी एनर्जी इसको मिलेगी ही नहीं। अब जो एनर्जी मिल रही है वो इसको ज्यादा से ज्यादा यहां तक लेके जा सकती है या यहां तक लेके जा सकती है। तो इसमें एनर्जी का जो एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्साइटेशन है वो नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये वाइब्रेट कर सकती है। ये जो एनर्जी है ये क्या करा सकती है, वाइब्रेशन करा सकती है, या फिर ये एनर्जी क्या करा सकती है, रोटेशन करा सकती है। तो जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से वाइब्रेट करता है, किस तरह से रोटेट करता है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। ठीक है, तो देखो रोटेशन क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, मान लो HCl, ये एक मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल रोटेट कैसे होगा, रोटेट ऐसे होगा कि ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये घूम रहा है इस तरह से, है ना। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये H, ये Cl, और ये इस तरह से घूम रहा है लगातार। ये Cl यहीं पर फिक्स है और ये लगातार घूम रहा है, ठीक है ना, H। इसको आप कैसे बांध कर लो कि यहां पर एक बांधो कंकर एक धागे में, और इस धागे का दूसरा सिरा पकड़ करके घुमाओ। तो एक सिरा आपने स्थिर रखा हुआ है और दूसरे सिरे को आप घुमा रहे हो, तो वो घूम रहा है, ठीक है ना। अब Cl जो है वो भारी होता है और हाइड्रोजन जो है वो हल्का होता है। तो ये Cl जो है वो आप हो और ये आपने छोटा कंकर बांधा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आप बांध रहे हो, तो वो क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। ये लगातार इस डायरेक्शन में इस तरह से क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, चक्रण कर रहा है, ठीक है, रोटेशन कर रहा है। तो इस तरह से रोटेशन होती है। अब इसकी रोटेशन को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जब हम लाइट इस पर डालते हैं और इसको रोटेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी अगर इस लाइट ने इसको दे दी, तो ये क्या करेगा, अपने रोटेशन में चेंज कर लेगा, ठीक है, ओके। इसको हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे अगर सिलेबस में होगी तो। हमारा मेन कंसर्न क्या है, वाइब्रेशन। मैं आपको मोशन बताना चाह रहा था। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन ये होता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में है एक मॉलिक्यूल A और ये AB से बना हुआ एक मॉलिक्यूल मेरे पास में है, और आपको पता है ये जो बॉन्ड है ये फिक्स नहीं होता, ये एक लचीला बॉन्ड होता है, एक स्प्रिंग मान सकते हो, और स्प्रिंग के दोनों सिरों पर ये एक जगह A जुड़ा हुआ है और एक जगह ये B जुड़ा हुआ है। अब ये स्प्रिंग को आप यहां दबा सकते हो, इसको अगर यहां दबाओगे, B को, इस A को स्थिर रखो और B को दबाओ, तो अगर ऐसा करते हो तो A तो स्थिर है और B दबे करके यहां पास में आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और या फिर आप क्या कर सकते हो, ये A है और ये आपका स्प्रिंग है, आप इस स्प्रिंग को खींच सकते हो और इसकी दूरी बढ़ जाएगी। तो देखो यहां ये जो डिस्टेंस थी ये केवल इतनी डिस्टेंस थी, यहां जो डिस्टेंस है वो इतनी डिस्टेंस है, और यहां पर जो डिस्टेंस है वो इतनी डिस्टेंस, और लगातार अगर इसकी ये जो बॉन्ड लेंथ है इसमें अगर परिवर्तन होता है, ये छोटी बड़ी अगर होती है, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है, क्लियर। अब जब हम इस मॉलिक्यूल पर लाइट डालते हैं, तो इस वाइब्रेशन को करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो अगर इसको मिल जाती है तो ये वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। अब हम इसको ये समझते हैं कि IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें जो वेवलेंथ आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो या जो एनर्जी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो इस रेडिएशन के थ्रू, ये एनर्जी क्या कर सकती है, इसको वाइब्रेट करा सकती है,
ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन किन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराएगी? ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर अगर आप आईआर रेडिएशन डालो तो वो रोटेट होने लग जाएंगे या उनका चक्रण होने लग जाएगा, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिन पर आप आईआर रेडिएशन डालोगे और वो क्या है, वो रोटेट नहीं होंगे, नॉट रोटेट, वो चक्रण नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, जब मैं लाइट उसको इंफ्रारेड रेज दे रहा हूं तो इसको रोटेट होना चाहिए। सॉरी, ये मैंने रोटेट गलत लिख दिया, ये वाइब्रेट। आईआर रेडिएशन क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करवाते हैं, वाइब्रेशंस, ठीक है ना, तो वो वाइब्रेट होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको मैंने अगर इंफ्रारेड रेडिएशन दिए तो वो वाइब्रेट नहीं होता है, नॉट वाइब्रेट। तो आप ये पूछोगे कि साहब ये वाइब्रेशन जो है वो आईआर डालने पर किसी मॉलिक्यूल में तो हो रहा है और किसी मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो, वाइब्रेशन के लिए आईआर रेडिएशन की अगर हम बात करें कि जो आईआर रेडिएशन हम डालते हैं वो आईआर रेडिएशन 8 किलो जूल से लेकर के 8 किलो जूल पर मोल से लेकर के और 40 किलो जूल्स पर मोल तक जो रेडिएशन है वो अगर हम किसी मॉलिक्यूल को दे दें तो वो वाइब्रेट करने लगता है। कोई ऐसे होंगे जो 8 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी लेकर के वाइब्रेट करने लगेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी लेकर के वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है ना। 8 से लेकर के 40 में से कोई सी भी एक आप एनर्जी उसको दोगे और वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का आपने मॉलिक्यूल लिया हुआ है। लेकिन ये वाइब्रेट क्यों करेंगे, इस बात को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको पढ़ाए थे, ठीक है, और वहां कहीं मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में एक बात कही थी, क्या, कि अगर हम किसी कंपाउंड में अलग अलग तरह की जो रेडिएशंस हैं वो जब डालते हैं तो उसमें किस तरीके का अंतर आता है। वो शायद हमारे पास से या तो यहां से मिट गई है, हाँ ये रहा, ये रहा। तो देखो यहां पे आप ये देखो कहां गया मेरा अल्ट्रावायलेट, सॉरी इंफ्रारेड, ये रहा इंफ्रारेड, ये रहा। यहां मैंने आपको कहा था कि कुछ कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही ये अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या कंडीशन थी, तो देखो यहां पर अल्ट्रावायलेट विजिबल में मैंने क्या बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेंज होना चाहिए। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेंज कैसे होगा, वो तब होगा जब यहाँ एक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और ये एक दूसरी एनर्जी है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, मूव कर जाए और यहाँ आ जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था अब वो यहाँ पर नहीं है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वही एनर्जी लेकर के चला जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने क्या कहा था कि वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए। कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें डाइपोल मूवमेंट हो। अगर वो डाइपोल मूवमेंट रखता है तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी को या इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेशनल लेवल्स में चेंज उसके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते कैसे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में पहली कंडीशन मैंने बोली कि डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये हाइड्रोजन और बॉन्ड हाइड्रोजन। अब आप देखो डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट तब हम देख सकते हैं जब मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर हो। डाइपोल मूवमेंट कब होता है, जब मॉलिक्यूल पोलर हो। और यहां ये जो मॉलिक्यूल है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, नॉन पोलर, अध्रुवीय। अध्रुवीय अध्रुवीय वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर खींचे। लेकिन अगर मैं इसी को ले लूं H और इस दूसरी तरफ H बॉन्ड Cl, अब देखो यहां Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और इस पर एक आंशिक ऋणावेश या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पर आंशिक
धन आयन आ जाएगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा ध्रुवीय या पोलर। तो मैंने कहा कि IR रेडिएशंस डालें तो वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगे कब? जब उसका कुछ ना कुछ क्या हो, डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण हो। और द्विध्रुव आघूर्ण कब होगा? जब मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कैसे हों, अध्रुवीय हों, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो, वो IR रेडिएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते या एब्जॉर्ब नहीं करते। उन्हें हम बोलते हैं IR इनएक्टिव, IR अक्रिय। आप चाहे मर्जी जितना इंफ्रारेड रेडिएशन उसको दे दो, वो अपनी वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज लाता ही नहीं है। लेकिन ध्रुवीय मॉलिक्यूल अगर है और उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि वो जो कंपाउंड होंगे, वो जो मॉलिक्यूल होंगे, उन्हें हम बोलेंगे IR एक्टिव। ठीक है? तो अगर हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करें, हम यहां पर ऑक्सीजन की बात करें, या फिर हम नाइट्रोजन की बात करें, ये कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। सबका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। तो ये क्या होंगे? ये IR इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव। ठीक है? और एक चीज और कि कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। अगर हम कंपाउंड ले लें साहब ऐसा, ये तो ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिसमें एक ही तरह के एटम्स थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अगर इस तरह के कंपाउंड्स हों, मान लीजिए कि इस तरह का मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, नाम आप इसका दे ही सकते हो, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन हो गया, डबल बॉन्ड है ब्यूटीन हो गया, सेकंड पोजीशन पर है 2 ब्यूटीन हो गया, और 2 पोजीशन और 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल डाई, सॉरी 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में देखो, ये डबल बॉन्ड के इस तरफ और इस डबल बॉन्ड के इस तरफ सेम चीजें हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालते हो, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो वो क्या आता है? 0। मतलब ये कंपाउंड कैसा है? ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, सममितीय। तो जो सममितीय मॉलिक्यूल होंगे उनका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है? 0 होता है। तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? असिमेट्रिक होना चाहिए, असिमेट्रिक या असममित होना चाहिए, असममितीय होना चाहिए। असममितीय अगर वो है, असिमेट्रिक अगर वो है, तो वो डाइपोल मोमेंट रखेगा और वो IR एक्टिव कहलाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कि CH2 CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। अब इस मॉलिक्यूल को आप देखो, अब इसके अंदर क्या है? दोनों तरफ बराबर स्थिति नहीं है। इस तरफ CH2 CH3 CH3 है, जबकि इस तरफ CH3 और एक जगह CH2 CH3। तो ये असिमेट्रिक हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको ये भी देखना है, सबसे पहली जो चीज है वो कि वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब पोलर मॉलिक्यूल होने के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो डाइपोल मोमेंट है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, चेंज इन डाइपोल मोमेंट, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण में चेंज होना चाहिए। अब साहब द्विध्रुव आघूर्ण में चेंज किस तरह से बताओगे? तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है और किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इसलिए यहां पर एक एरो जो है वो मैं बना देता हूं ऊपर। तो ये न्यू एरो एक वेक्टर क्वांटिटी बताता है, किस चीज पर डिपेंड करता है। तो मान लो कि ये मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया और ये
दूसरा एटम। तो दो एटम है इसमें, आप इसको नाम भी दे सकते हो कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है ना। अब हम हाइड्रोजन क्लोरीन देख रहे हैं तो उस तरीके से। तो किस किस बात पे ये डिपेंड करेगा। अब देखो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, अगर ये इस तरह से होता पास में और ये इस तरीके से होता दूर और ये इस तरीके से होता और दूर, तो देखो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है, जो इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए हैं, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दूरी अगर बढ़ती जाती है तो ये जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनकी जो वैल्यू है वो भी घटती जाएगी नेगेटिव, क्योंकि दूरी बढ़ गई और दूरी बढ़ने पर ये इनका जो प्रभाव है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस को हम लेते हैं आर। तो पहली चीज तो ये है कि आर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, इन पर जो चार्ज है, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर मान लीजिए कि ये क्लोरीन है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं इसको ले लेता HI, तो आपको पता है कि जो आयोडीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा, तो जो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो कम होगा, और कम होगा तो इसमें डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम डेवलप होगा। तो इसका मतलब कि ये चार्ज पर भी डिपेंड करता है। तो डाइपोल मोमेंट जो है, जो म्यू, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्या? एक तो चार्ज, एक जो इसका डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो, और एक तीसरी जो चीज है वो है डायरेक्शन। इन चीजों पे वो डिपेंड करता है। अब डायरेक्शन में तो रोटेशन की बात आ जाएगी कि साहब ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये एक एटम है और ये दूसरा एटम Cl इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, और ये अगर इस तरह से घूम रहा है तो आप देखो यहाँ पे जो थीटा है, जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रही है। अब ये यहाँ है और किसी समय यहाँ होगा, तो इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन इस जगह से थीटा एंगल पर ये चला गया। इसी तरह से यहां से अगर आप देखोगे तो अब इस समय इस एंगल पे चला गया, यहां से अगर इस तरह से देखोगे तो इस एंगल पे चला गया। मतलब अगर एंगल बदल जाएगा तो यहां पर म्यू की वैल्यू बदल जाएगी, मतलब डायरेक्शन बदल जाएगी तो म्यू की वैल्यू या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रोटेशन नहीं पढ़ रहे, हम वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं। तो वाइब्रेशन में हमें दो चीजों से मतलब है। पहली तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है H और Cl, और दूसरा इन पर क्या चार्ज है जिसको हम Q से डेनोट कर रहे हैं, वो क्या चार्ज है, इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपको यहां से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो डाइपोल मोमेंट में जो चेंज होगा ये किस तरीके से होगा, इसको थोड़ा सा हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये R कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में HCl है और ये जो R है ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। R जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होती है, जिसको आप R यहां इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम, R इक्विलिब्रियम। ये क्या होती है, ये ऐसे है कि ये आपके पास में है एक हाइड्रोजन, ये इसका न्यूक्लियस, और आपको पता है क्लोरीन बड़ा होता है हाइड्रोजन से काफी, तो ये है क्लोरीन और ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब देखो इसका जो न्यूक्लियस है वो, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करता है, ये वाला भी और ये वाला भी। इसी तरह से जो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, नाभिक, वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अट्रैक्ट करके रखेगा। अब ना तो ये अंदर जा सकता और ना ये बाहर आ सकता, क्योंकि जो एक अट्रैक्शन है वो एक पर्टिकुलर जगह पर मैक्सिमम होता है। जो भी अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा वो डिस्टेंस यहां पर, यहां से लेकर के और यहां तक ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर आ गई, तो ये आपका R इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब अगर इसको पास में लेके जाओ
हम कहते हैं कि साहब ये मैं हाइड्रोजन को अंदर की तरफ दबाता हूं। अब हाइड्रोजन को जब अंदर की तरफ दबाओगे तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा या रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये दूर जाने लगेगा। ठीक है, और अगर हम इसको दूर लेके जाते हैं तो उतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना अट्रैक्शन ये जो एक दूसरे के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में है वो। तो जो मैक्सिमम अट्रैक्शन हो सकता है वो इस आर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर ही हो सकता है, ऐसी जगह जहां पर वो ना तो आगे जा रहा ना पीछे। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, मान लो कि आप एक लेते हो मैग्नेट, आपने ले लिया एक मैग्नेट, ठीक है, ये आपने मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आपने दूसरा भी एक मैग्नेट ले लिया, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब जब आप इसको पास में लेकर आते हो तो आप देखते हो कि इनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत पोल्स हैं तो इनमें कुछ अट्रैक्शन है। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां पर साउथ साउथ कर दूं और नॉर्थ नॉर्थ कर दूं, तो जब आप इसको पास में लेकर के आओगे तो एक ऐसी स्थिति होगी जब ना तो ये इधर मूव कर रहा होगा, आप यहां से तो आपने इसको तो पकड़ करके कर रहे हो, ये तो फिक्स है, इसको हम फिक्स मान लेते हैं, ये फिक्स है, और इसको आप मूव कर दोगे तो ये इतना ज्यादा अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है वो इस तरीके से करेगा कि ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा उस समय। तो एक ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है जिस समय इनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा, और उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन है और मिनिमम रिपल्शन है। अट्रैक्शन कैसा है, मैक्सिमम, और जो रिपल्शन है वो क्या है, वो है मिनिमम। ऐसी स्थिति को हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, अब हम इसको कहते हैं कि साहब ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, और ये इसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ये इसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब अगर मैं इसको एक चीज को क्या करूं, फिक्स रख दूं, मान लीजिए कि इसको मैंने फिक्स रख दिया, और अब मैं क्या करूं, इसको जब एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये एनर्जी लेकर के क्या हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, या फिर ज्यादा एनर्जी अगर आप इसको दे दोगे तो एक समय आएगा कि ये यहां पहुंच जाएगा। अगर ये एनर्जी हम इसको दे नहीं रहे और इसमें से एनर्जी निकल रही है तो ये क्या होगा, ये निकलते समय इस तरीके से आ जाएगा, और ज्यादा निकलेगी तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और ज्यादा निकलेगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर अलग अलग बॉन्ड लेंथ आपको दिख रही है। क्यों, क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कम ज्यादा है, यहाँ वाइब्रेशन अलग तरीके से हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन और ज्यादा हो रहा है, इनमें वाइब्रेशन कम हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन कम हो रहा है, और इसमें वाइब्रेशन सबसे कम हो रहा है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट होता रहता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट होता रहता है। और जो डिस्टेंस आती है, जो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आती है, उस डिस्टेंस से ज्यादा, अगर मैं इसको यहां एक लाइन से यहां ये ड्रॉ कर दूं, और अब आप ये देखो, ये जो डिस्टेंस थी ये इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस थी जहां पे किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं था। अगर मैंने इसको यहां पे खींचा तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, और ज्यादा खींचूंगा तो और ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी इसमें बढ़ जाएगी, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ये यहां पर आके रुक नहीं जाएगा। जब हम इसको यहां पर खींचेंगे और खींच करके छोड़ूंगा तो अब ये यहां रुक नहीं जाएगा, बल्कि ये आगे जाएगा और इसको कंप्रेस करेगा, यहां तक कंप्रेस करेगा, और लगातार ये सिस्टम चलता रहेगा, इस तरह से ऑसिलेट होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक तरह का ऑसिलेटर का काम करता है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। और कैसा ऑसिलेटर, सिंपल ऑसिलेटर, सिंपल ऑसिलेटर, और सिंपल भी कैसा, हार्मोनिक। हार्मोनिक इसलिए क्योंकि इसमें जो सरल आवर्त गति जो है वो है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये घड़ी होती है और घड़ी का जो पेंडुलम है ये यहाँ पर लटका हुआ होता है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ ले जाकर के इस तरह से छोड़ दोगे तो इसकी ये जो पोजीशन है यहाँ पर इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी। अब आपने इसको छोड़ा, फिर यूं लेकर के गए, फिर इसको छोड़ा, तो ये अब ये यहाँ आएगा, अब ये यहाँ आएगा तो यहाँ रुक नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, इधर मूव कर जाएगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर के यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से जाए, फिर इसके अंदर कुछ फोर्स डेवलप हो गया, एक रीस्टोरिंग फोर्स, फिर ये क्या करेगा, फिर इसको लेकर के आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बदल रही है। यहाँ इसको छोड़ोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर जब ये यहाँ जीरो आ जाएगी एनर्जी, तो फिर इसके अंदर, क्योंकि ये एकदम से रुकेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी इसमें है, फिर ये चलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से लगातार ये क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा यार। इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल भी क्या करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है लगातार। ठीक है, और जब हम अब इस वाइब्रेशन को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए इसको, और जब हम इसको यहां पर रेडिएशन देते हैं और इसको, ये हमारी मेन सिचुएशन थी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस थी, आर इक्विलिब्रियम, और अगर हमने इसको एनर्जी दे दी और ये बॉन्ड यहां से एक्सपेंड होकर के क्लोरीन को यहां ले गया, तो खींचा इसने बॉन्ड को एनर्जी से, अब ये वापस क्या करेगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल ज्यादा दूर तक जाता रहेगा तो एक समय आएगा बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन एनर्जी हमने कुछ ही दी है इसको, तो ये वापस अपनी एनर्जी को इमिट करता हुआ, रिलीज करता हुआ वापस आएगा और फिर ये यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक। ठीक है ना, और लगातार इस दिशा के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा, इस तरह से ऑसिलेशन इसमें होता रहेगा, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जैसा आप देखते हो कि जितना ज्यादा गुलेल को आप खींचते हो उतना ही ज्यादा पत्थर आगे तेजी से जाता है, तो यहां पर भी जब आप इसको खींचोगे, एक एटम को ज्यादा खींचोगे तो ये उतना ही अंदर कंप्रेस होता है। ठीक है, और अगर आप इसको कम खींच रहे हो यहां पे तो ये कम कंप्रेस होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को ये सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा और ज्यादा डिटेल में। जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्या समझाना चाह रहा था कि तभी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन एनर्जी चेंज करता है जब उसके डाइपोल मूवमेंट में चेंज होता है। तो डाइपोल मूवमेंट में चेंज मतलब आर में चेंज। अब देखो यहां पर आर में चेंज हुआ है, ये जो हम इसको खींच रहे हैं या इसको दबा रहे हैं मॉलिक्यूल को, इससे क्या हो रहा है, इसके डिस्टेंस में चेंज हो रहा है। ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये आर अगर बदल जाता है तो डाइपोल मूवमेंट भी बदल जाएगा। तो रेडिएशन देने पर ये आर इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज होने पर डाइपोल मूवमेंट बदलेगा, और डाइपोल मूवमेंट बदलेगा तो ये उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि चार्ज में यहां पर चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि क्यू हमारे पास सेम है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड नहीं बदल रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, इन दोनों के बीच का ही बॉन्ड है, तो क्यू हमेशा सेम रहेगा। लेकिन आर यहां चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा डाइपोल मूवमेंट चेंज हो जाता है, और डाइपोल मूवमेंट में अगर आपको चेंज मिल गया तो आईआर जो रेडिएशन आपने डाला है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशन ये कर रहा है, ये कई तरीके के वाइब्रेशन होते हैं। जो मेन जो तरीके हैं वो है कि ये कपल्ड वाइब्रेशन हो सकता है और डीकपल्ड वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है ना, कपल्ड वाइब्रेशन क्या होता है, डिकपल्ड वाइब्रेशन क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं कि किस तरह से ये वाइब्रेशन यहां पर आते हैं। ठीक है, देखो कपल्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये ए है और ये बी है, ये इसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये बी जो है वो इस तरफ खिंच रहा हो और ये इस तरफ खिंच रहा हो, दोनों, या फिर क्या हो सकता है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों अंदर आ रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है, ये ए और ये बी है, ये भी अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है, या क्या हो सकता है कि ये ए और बी है, ये अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है। मतलब दोनों में मूवमेंट है, ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है।
उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन है, मतलब दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल के जो दोनों एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों वाइब्रेशन कर रहे हैं, या दोनों की जो पोजीशन है उसमें चेंज हो रहा है, जिसको हम कपल्ड वाइब्रेशन का नाम देते हैं। फिर अनकपल्ड या डिकपल्ड जो वाइब्रेशन है उसे क्या बोलेंगे, वो ये होगा, मान लीजिए ये ए और बी है, इसमें एक को हम कर देते हैं फिक्स, जैसे मान लो कि एक को हमने कर दिया फिक्स और बी को खींचा, तो बी जो है वो अपनी डिस्टेंस से यहां गया, या फिर हमें क्या कर दूं कि बी को यहां ले आऊं, तो इसमें क्या किया, बी को हमने अंदर डाला है। जैसे स्प्रिंग ले लो, उस स्प्रिंग को क्या करो, ये इतना स्प्रिंग है, या तो आप स्प्रिंग को खींचो तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर इस स्प्रिंग को क्या कर दो, दबा दो, दबा दोगे तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो, ठीक है ना। हेलो, बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, मुझे लगा कहीं तो ये इस तरह से वाइब्रेशंस जो हैं वो इसमें होते रहते हैं। तो इस तरह का वाइब्रेशन जहां पे हमने ए को फिक्स किया हुआ है, यहाँ ए की पोजीशन को हम फिक्स कर दिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया दीवार और यहां पर स्प्रिंग को हमने फिक्स कर दिया, और अब हम स्प्रिंग को चाहे तो खींचें इस डायरेक्शन में, या फिर हम स्प्रिंग को क्या करें, अंदर की तरफ दबाएं। तो एक इस, ये बी है और ये ए है, ये ए है, बी है, इस बी की जो पोजीशन है वो खींचने से या इसको दबाने से ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो चेंज होगा। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन होगा उसे हम बोलते हैं डीकपल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो दो तरह के वाइब्रेशंस आपको देखने को मिले, एक कपल्ड वाइब्रेशन और एक डीकपल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, और ये एक कांस्टेंट मोशन में ये हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते रहते हैं।